सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्री बाई मनोज सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रोनॉमी के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस हर बार जेट ICAR BHU में इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़े से कन्फ्यूजन की वजह से स्टूडेंट से ये सवाल गलत हो जाते हैं, तो आज इनका कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे। पहले ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। हर सवाल के लिए आपको 4 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद में इसका आंसर मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रमाणित बीज के थैले पर कौन से रंग का टैग लगा होता है। देखो, अब क्वेश्चन को समझना भी है, समझने के साथ साथ इससे एक क्वेश्चन में मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताऊंगा, तो कमेंट बाद में करिएगा। जब आपको कमेंट बोला जाए तब आपको कमेंट करना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन पूछा गया है, प्रमाणित बीज के थैले पर कौन से रंग का टैग लगा होता है। अब देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ प्रमाणित बीज होता क्या है। देखो, जब किसी भी राजकीय फार्म पर बीज को उगाया जाता है तो उसके विभिन्न अलग अलग उसके सेगमेंट होते हैं, उसके टाइप होते हैं या उसके प्रकार होते हैं। सबसे पहले जो बीज होता है वो सामान्य बीज होता है, जिसको मूल केंद्रक बीज बोला जाता है। फिर मूल केंद्रक बीज से पंजीकृत बीज तैयार किया जाता है, फिर पंजीकृत बीज से आधार बीज, और आधार बीज को उगाने के बाद में जो हमें संतति प्राप्त होती है या जो बीज हमें प्राप्त होते हैं वो बीज होते हैं प्रमाणित बीज। और हमेशा जो किसानों को बीज दिए जाते हैं बोने के लिए या उगाने के लिए, जो बीज दिए जाते हैं वो बीज प्रमाणित बीज दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि किसानों को राजस्थान या भारत में जो सरकारी संस्था है किसानों को कौन सा बीज वितरित करती है, तो कौन सा बीज वितरित करती है, प्रमाणित बीज वितरित करती है। अब जब प्रमाणित बीज वितरित करती है या जो दूसरे बीज होते हैं वो जब आदमी या किसान जाएगा तो वो किसी ना किसी थैला पैकिंग तो होगी उस पर, तो एक विशेष प्रकार का एक बैग होता है और उस बैग पर एक विशेष प्रकार का कपड़े का एक टैग लगा होता है, और उस कपड़े के टैग पर उसकी सारी इंफॉर्मेशन लगी हुई होती है कि इस बीज में जो बीज का भार है या बीज की मात्रा है वो कितनी है, बीज की आनुवांशिक शुद्धता कितनी है, या इसके अलावा और जो दूसरे चीज़ है बीज में जो चीज़ें होती हैं वो कितनी है, उस सारी ही बीज का जो ब्यौरा होता है वो उस टैग पर लगा होता है। और जब हम प्रमाणित बीज खरीदते हैं तो उसके ऊपर कौन सा टैग लगा होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो 4 सेकंड का समय है और 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका आंसर आपको देना है। जी बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी वाला, नीला। ये नील हो गया, सॉरी, यहाँ पर नीला आएगा। नीला बिल्कुल राइट आंसर है, नीला टैग लगा होता है। प्रमाणित बीज पर कौन सा टैग लगा होता है, नीले रंग का टैग लगा होता है। ये सुपरवाइजर के एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है और जेट के एग्जाम में इसने लगभग 2 या 3 बार ये जेट के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रमाणित बीज के टैग पर प्रमाणित बीज के थैले पर कौन सा टैग लगा होता है, नीले रंग का टैग लगा होता है। प्रमाणित बीज किससे तैयार किया जाता है, तो प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है आधार बीज से। किससे तैयार किया जाता है, आधार बीज से तैयार किया जाता है। या आपसे पूछ लिया जाए कि आधार बीज को उगाने पर आगे हमें कौन सी संतति प्राप्त होती है या कौन सा बीज प्राप्त होता है, तो कौन सा बीज प्राप्त होता है, प्रमाणित बीज प्राप्त होता है। और आधार बीज पर सफेद रंग का टैग होता है और प्रमाणित बीज पर कौन सा टैग होता है, प्रमाणित बीज पर नीले रंग का टैग लगा होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, जिसको बोलते हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, की शुरुआत कब हुई। राष्ट्रीय उद्यान की मिशन। अब देखो, राष्ट्रीय उद्यान की मिशन का मतलब क्या है। राष्ट्रीय उद्यान की मिशन का मतलब ये है कि जितने भी उद्यान विज्ञान से संबंधित फसलें हैं, जैसे सब्जियां उगाना, फल उगाना, फूल उगाना या फूड प्रोसेसिंग है, उन सभी को वो सभी किसमें सम्मिलित थे, वो सभी सम्मिलित थे राष्ट्रीय उद्यान की मिशन में। और उन सभी क्षेत्रों का विकास करना मुख्य उद्देश्य था। किसका उद्देश्य था, उद्यान की मिशन का मुख्य उद्देश्य था। क्या था, फलों की पैदावार बढ़ाना, फलों का उत्पादन बढ़ाना, सब्जियों का उत्पादन बढ़ाना, फूलों का बढ़ाना, और साथ ही साथ इनसे जो प्रसंस्कृत उत्पाद बनाए जाते हैं जैसे जैम, जेली, मुरब्बा, सॉस, अचार, चटनी, इनमें भी इस क्षेत्र में भी विकास करना। तो ये क्या था, ये था राष्ट्रीय उद्यान की मिशन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। इसकी शुरुआत कब हुई थी आपको अब बताना है कमेंट बॉक्स में। 4 ऑप्शन है और 4 सेकंड का समय है, कमेंट करके आपको बताना है। 2005, 2006, 2007, 2008, कमेंट करिए। जी बिल्कुल, जिसने भी ए आंसर दिया है,
जिसने भी ए आंसर दिया है 2005 बिल्कुल राइट आंसर है। 2005 में क्या हुई थी, राष्ट्रीय उद्यान की मिशन की शुरुआत हुई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो देखो वो था उद्यान की मिशन और ये है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, दोनों ही अलग अलग हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को बोला जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इसमें क्या था, इसमें जो फसलें सम्मिलित थी वो मुख्य रूप से खाद्यान्न वाली फसलें सम्मिलित थी। खाद्यान्न वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं, खाद्यान्न वाली फसलें होती है गेहूं, उसके बाद में होती है चावल, उसके बाद में होती है मक्का, उसके बाद में जो ज्वार, और ये सब कौन सी फसलें कहलाती है, ये खाद्यान्न वाली फसलें कहलाती हैं। इन्हीं फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए और इनका जो क्वालिटी बढ़ाने के लिए क्या कौन से मिशन की शुरुआत की गई थी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई थी। इसमें लगभग कुछ जो भाग था, प्रतिशत भाग था, वो किसका था, वो दालों का भी था। दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी इसमें कुछ प्रतिशत भाग था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का संबंध किन किन फसलों से है, तो खाद्यान्न फसलों के साथ साथ दलहनी फसलों, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 4 सेकंड का समय है, 4 ऑप्शन है आपके पास, 2005, 2006, 7 और 2008। आंसर दीजिए इसका। जी बिल्कुल सही, जी बिल्कुल 2007 जिसने आंसर दिया है ऑप्शन सी 2007 इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा 2007। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है किसान कॉल सेंटर की स्थापना कब हुई, किसान कॉल सेंटर की स्थापना कब हुई। अब देखो किसान कॉल सेंटर होता क्या है। किसान कॉल सेंटर जैसे हमारे जो हम जब मोबाइल या सिम यूज़ करते हैं तो एक कंपनी का एक कॉल सेंटर होता है, वैसे ही भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने मिलकर एक योजना का शुरुआत की और उस योजना में ये था कि किसान कॉल सेंटर खोला गया और उसमें जब किसी भी किसान को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती थी या कोई भी समस्या अब भी होती है तो वो फ़ोन करके टोल फ्री नंबर पर अपनी समस्या का समाधान पूछ सकता है। तो अगर राजस्थान में आपसे पूछ लिया जाए कि किसान कॉल सेंटर का ऑफिस है वो कहाँ पर है, तो राजस्थान में किसान कॉल सेंटर का ऑफिस कहाँ पर है, जयपुर में है। कहाँ पर है, जयपुर में है। और किसान कॉल सेंटर की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2004 में। कब हुई थी, सन 2004 में किसान कॉल सेंटर की स्थापना हुई थी। और किसान कॉल सेंटर के जो नंबर होते हैं वो भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो भी कभी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर क्या है। तो ये देखो यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं किसान कॉल सेंटर के नंबर, ये किसान कॉल सेंटर के नंबर हैं, ये पूछे गए हैं पीछे एग्जाम में भी, तो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल तो मैंने बता दिया आपको। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। देखो कमेंट बाद में करिएगा, पहले सुन लीजिए क्वेश्चन मेरा जो मतलब या औचित्य है वो सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन नहीं, इस क्वेश्चन से जुड़े हुए 5-6 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। हर क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिए। पहले जब आपको कमेंट करने के लिए बोला जाए तब ही कमेंट करना है आपको। तो देखो क्वेश्चन क्या है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। अब देखो हरित क्रांति क्या होती है, हरित क्रांति का संबंध किससे है। हरित क्रांति का संबंध है मुख्य रूप से गेहूं और चावल से, गेहूं और चावल से इसका संबंध है। अब देखो हरित क्रांति में क्या हुआ था, जब सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो 1947 के बाद में कुछ समय बाद में क्या हुआ, खाद्यान्न फसलों की जो खाद्यान्न फसलें थी उनकी कमी होने लगी और जो उत्पादन होता था फसलों का वो बहुत कम होता था, उत्पादन क्या होता था, बहुत कम होता था। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत के कृषि वैज्ञानिकों ने क्या किया, कुछ भारत के कृषि वैज्ञानिक थे और कुछ वैज्ञानिक इसमें बाहर के भी सम्मिलित थे। इन्होंने विदेशों से कुछ किस्में मंगाई गेहूं की और चावल की, कुछ किस्में मंगाई। मुख्य रूप से इसमें गेहूं ही सम्मिलित था, चावल का कुछ प्रतिशत भाग ही इसमें सम्मिलित था। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बाहर से कुछ किस्में मंगाई अच्छी और उन किस्मों के साथ में इन्होंने संकरण कराया और नई किस्में विकसित की। फिर उन्होंने नई किस्में विकसित करके उनका उत्पादन किया और उस बीज को वितरित किया, जिससे हमारा जो खाद्यान्न का उत्पादन था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, गेहूँ का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये क्या कहलाता है, ये हरित क्रांति कहलाता है। अब देखो हरित क्रांति के जो जनक पूछे जाते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो अगर भारत की बात की जाए तो भारत में हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। क्या है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक है, तो वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर नॉर्मन E बोरलॉग। कौन है, डॉक्टर नॉर्मन E बोरलॉग वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक हैं। और भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो है
डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अब देखो जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1960, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1966 और ऑप्शन डी 1970। देखो 4 आपके पास ऑप्शन है। अब कमेंट करके मेरे को बताइए, 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड का समय है आपके पास। कमेंट करके मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल कमेंट करिए। जी बिल्कुल राइट है, जिसने भी आंसर दिया है सी 1966 बिल्कुल राइट आंसर है। 1966 में इसकी एग्जिट शुरुआत हुई थी। वैसे इसको माना जाता है 1966 और 1967, लेकिन 1966 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। 1966-67 भी सही है और 1966 भी सही है। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जब मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ तो मैं एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करवाऊंगा, तो इसलिए ध्यान से पहले सुनिए फिर उसके बाद कमेंट करिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए राइजोबियम कल्चर की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? अब देखो 10 किलोग्राम हमें बीज उपचारित करना है तो उसके लिए राइजोबियम कल्चर की मात्रा पूछी है। अब देखो इससे रिलेटेड मैं 2-3 सवाल और बताता हूँ आपको। सबसे पहला तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राइजोबियम कल्चर का एक पैकेट कितने ग्राम का आता है, ये सवाल पीछे पूछा गया है एग्जाम में, जेट में और ICR में पूछा गया है कि राइजोबियम कल्चर का एक पैकेट कितने ग्राम का आता है, ये सवाल पीछे पूछा गया है। तो राइजोबियम कल्चर का जो एक पैकेट होता है वो कितने ग्राम का आता है? 200 ग्राम का आता है। कितने ग्राम का आता है? 200 ग्राम का आता है। अब हमारा सवाल है 10 किलोग्राम हमें बीज दे दिया है और हमें उसको राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना है, तो हमें कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 200 ग्राम, फिर 300, फिर 350 और 750 ग्राम। 4 ऑप्शन है और 4 सेकंड का आपके पास समय है। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। 200, 300, 350 और 750। जी बिल्कुल अभी सभी का जवाब देंगे। एक बार पहले आप जवाब दीजिए इसका। जी जिसने भी 200 जवाब दिया है, 200 ग्राम बिल्कुल राइट आंसर है। 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए 200 ग्राम मात्रा की आवश्यकता होती है। 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए 200 ग्राम मात्रा की आवश्यकता होती है। और राइजोबियम कल्चर का जो एक भाग होता है, राइजोबियम कल्चर का जो एक पैकेट होता है वो कितने ग्राम का होता है? वो 200 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है? 200 ग्राम का होता है। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बीज उपचार करने का सही तरीका क्या है, बीज उपचार करने का सही तरीका क्या है, ये सवाल सुपरवाइजर के एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया है कि बीज उपचार करने का 2012 का था वो एग्ज़ाम, 2012 या 14 का था। उसमें पूछा गया था कि बीज उपचार करने का सही तरीका क्या है। देखो बीज उपचार कैसे करते हैं, तो बीज उपचार करने के लिए ये यहाँ पे आपके सामने एक फ़ोटो शो हो रही है, इस तरीके से किया जाता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले अपन जो बीज उपचार करते हैं वो करते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी, तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो बीज उपचार करने का जो सही तरीका होता है वो होता है FIR। ये यहाँ पर शो हो रहा है। फंगिसाइड, सबसे पहले फंगिसाइड को बोला जाता है फफूंदनाशी, फिर इसके बाद में इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशी, और फिर इसके बाद में राइजोबियम। तो जो सही तरीका है वो क्या है? FIR यानी फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम यानी कि फफूंदनाशी, फिर कीटनाशी और फिर उसके बाद में राइजोबियम से उपचारित किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा थोड़ा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा वो ये है, पौधों को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? अब देखो इस सवाल में बहुत कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट को, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखो इसका आंसर क्या है, सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन, 4 सेकंड का समय है, कमेंट करिए। जिसने आंसर दिया है ऑप्शन सी वाला 17 बिल्कुल राइट है, और जिसने ऑप्शन दिया है बी उनका गलत है। 16 नहीं 17 होते हैं। देखो जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या होती है वो होती है 17 यानी कि 17। कैसे होती है? देखो सबसे पहले जो पोषक तत्वों या आवश्यक पोषक तत्वों का जो सिद्धांत दिया था
वो दिया था आर्नोन नामक वैज्ञानिक ने। आर्नोन नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था कि पौधों को जीवन व्यापन करने के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है और ये जो पोषक तत्व होते हैं ये आवश्यक पोषक तत्व कहलाते हैं और इनकी संख्या होती है 16। कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 16। लेकिन कुछ रिसर्च के बाद में फिर ये पता चला कि एक पोषक तत्व और होता है जिसको बोलते हैं निकल, और पौधों को निकल की भी कुछ मात्रा की आवश्यकता होती है। तो फिर उसके बाद में पोषक तत्वों का जो सिद्धांत था उसमें 16 पोषक तत्वों को हटाकर उनमें पोषक तत्वों की संख्या कितनी कर दी गई? उनमें पोषक तत्वों की संख्या कर दी गई 17। तो आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं? 17 है। और धान को स्पेशली निकल की मुख्य आवश्यकता होती है, तो धान के लिए 17 है और सभी के लिए 17 है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है हमारा वो ये है, पौधों में अमीनो अम्ल के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? पौधों में अमीनो अम्ल के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी पोटास और ऑप्शन डी बोरोन। आपको कमेंट करके बताना है कौन सा इसका आंसर होगा। पौधों में अमीनो अम्ल के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, बोरोन। जिसने भी आंसर दिया है बी बिल्कुल राइट है। नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन क्या कहलाता है? अमीनो अम्ल का निर्माण, फास्फोरस क्या करता है? अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सा पोषक तत्व पौधों की जीवन कुंजी कहलाता है? पौधों की जीवन कुंजी का मतलब ये है कि उस पोषक तत्व के बिना पौधा जी नहीं सकता या उसको ज़्यादा मात्रा में उसकी आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास और 4 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए। जी बिल्कुल, जिसने भी ए वाला ऑप्शन आंसर दिया है, ए ऑप्शन राइट आंसर है नाइट्रोजन। पौधों के जो जीवन की कुंजी होती है वो क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन क्या होती है? पौधों के जीवन की कुंजी कहलाती है। अगला सवाल है जो लगभग इसने रिजर्वेशन करवा रखा है इस सवाल ने कि मैं तो हर एग्जाम में पूछा जाऊंगा, मैं तो हर एग्जाम में आऊँगा, आप क्या कर लोगे? तो ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है तो इसको ध्यान से समझिएगा। इससे रिलेटेड मैं आपको 4 सवाल बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि ये किस किस तरीके से पूछा जाता है। देखो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि क्रांतिक अवस्था क्या होती है। देखो क्रांतिक अवस्था का मतलब ये होता है, यहाँ पर सिंचाई क्रांतिक अवस्था बता रहा हूँ मैं आपको। सिंचाई क्रांतिक अवस्था का मतलब ये होता है कि एक पौधा होता है, उसको जीवन यापन करने के लिए किस किस तत्व की आवश्यकता होती है? उसको जल भी चाहिए, उसको पोषक तत्व भी चाहिए, उसको मृदा भी चाहिए, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, उसको सारे तत्व की ज़रूरत होती है। लेकिन जब जल की बात करते हैं तो जल की कुछ अवस्थाएं होती हैं या क्रांतिक अवस्था होती है। जैसे अब जल है, पौधों को जब जल की मात्रा की आवश्यकता होती है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उस समय अगर आप पौधे को पानी या सिंचाई जल उपलब्ध नहीं करवाओगे तो वो उस कंडीशन में वो पौधा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सूख जाएगा और मर जाएगा या मृत हो जाएगा। तो वो अवस्था ही कौन सी अवस्था कहलाती है? क्रांतिक अवस्था। यानी कि पौधे की सिंचाई से संबंधित वह अवस्था, अगर उस अवस्था में पौधे को सिंचाई जल उपलब्ध नहीं करवाया गया तो पौधा क्या हो जाता है? मर जाता है। और वो ही अवस्था क्या कहलाती है? क्रांतिक अवस्था कहलाती है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि गेहूं की प्रमुख क्रांतिक अवस्था कौन सी है? तो 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 और 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड का समय है। एक बार आंसर दीजिए फिर और बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। बिल्कुल ए, जिसने ए आंसर दिया है, ए ऑप्शन का आंसर दिया है, बिल्कुल राइट आंसर है शीर्ष जड़ फुटान बिल्कुल राइट आंसर है। इसको बोला जाता है क्राउन रूट इनिशिएशन। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? क्राउन रूट इनिशिएशन। चलिए अब इसके बारे में कुछ चीज़ें और बता देता हूँ मैं आपको। देखो जो शीर्ष जड़ फुटान अवस्था होती है वो कितने दिनों पर आती है? क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि शीर्ष जड़ फुटान अवस्था होती है वो कितने दिनों पर आती है? तो ये आती है मोस्टली 21 दिनों पर। 21 दिनों वाली अवस्था क्या कहलाएगी? शीर्ष जड़ फुटान अवस्था कहलाएगी। गेहूं में 21 दिन की अवस्था पर या गेहूं में 21 दिन पुराना पौधा किस अवस्था पर होता है? सिंचाई से संबंधित गेहूं में 21 दिन पुराना पौधा किस क्रांतिक अवस्था पर होता है? तो कौन सा हो जाएगा? शीर्ष जड़ फुटान पर हो जाएगा या CRI पर हो जाएगा? अब फिर एक और बात बताता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि CRI या शीर्ष जड़ फुटान के समय पौधे में कितनी पत्तियां होती हैं? ये सवाल भी आया हुआ है कि पौधे में कितनी पत्तियां होती है। तो कितनी पत्तियां होगी? उसमें 2 से 3 पत्तियां होती है। कितनी पत्तियां होती है? 2 से 3 पत्तियां होती हैं।
अगला सवाल है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बूंद बूंद सिंचाई विधि का विकास किस देश में हुआ? बूंद बूंद सिंचाई विधि का विकास किस देश में हुआ? ऑप्शन है अमेरिका, फिर इजराइल, फिर रूस और चीन। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 4, सेकंड भी दिए हुए हैं 4। कमेंट करके बताइए क्या क्या होता है, कमेंट करिए। बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी आंसर बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर है आपका इजराइल। बूंद बूंद सिंचाई विधि का विकास कहाँ पर हुआ है? इजराइल में हुआ है। बूंद बूंद सिंचाई विधि का विकास इजराइल में हुआ है। और बूंद बूंद सिंचाई विधि मुख्य रूप से कहाँ पर उपयोग में ली जाती है? जहाँ पर सिंचाई जल की कमी हो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, या जहाँ पर फल वृक्षों की खेती की जा रही हो या सब्जियों की खेती की जा रही हो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक सिंचाई दक्षता किसकी होती है, तो सबसे अधिक सिंचाई दक्षता किसकी होती है? बूंद बूंद सिंचाई विधि की होती है। वैसे तो सिंचाई विधियाँ तो और भी है, जैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है जिसको फव्वारा सिंचाई विधि बोला जाता है, या क्यारी विधि है, या बाढ़ विधि है, या और दूसरी जो भी विधियाँ हैं। तो उन सब में जो सबसे अधिक सिंचाई दक्षता होती है वो किसकी होती है? बूंद बूंद सिंचाई विधि की होती है। अब आप कहोगे सर सिंचाई दक्षता भी समझा दीजिए, ये क्या चीज़ होती है? देखो अब सिंचाई दक्षता भी मैं आपको समझा देता हूँ। सिंचाई दक्षता का मतलब ये होता है, इसमें 2 मुख्य अंग होते हैं। देखो एक तो होता है जल स्रोत और एक होता है हमारा पौधा। यानी कि हमें क्या करना होता है? हमें सिंचाई जल स्रोत यानी कि यह वो कुआं भी हो सकता है, या कोई झील भी हो सकती है, या नहर भी हो सकती है, या कोई नलकूप भी हो सकता है, या बोरवेल भी हो सकता है। तो अब हमें क्या करना होता है? उस सिंचाई जल स्रोत से जल को कहाँ पर पहुँचाना होता है? पौधों की जड़ों में पहुँचाना होता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस कहलाता है सिंचाई। क्या कहलाता है? सिंचाई। यानी कि जल को सिंचाई जल स्रोत से पौधों की जड़ों तक पहुंचाने की विधि क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। अब जिस विधि में कम से कम, ये विधि क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। और जिस विधि में कम से कम जल की हानि होती है और जिस विधि में कम से कम अधिक से अधिक जल का उपयोग लिया जाता है वो ही क्या कहलाएगा? सिंचाई दक्षता कहलाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कितने प्रतिशत जल, या ऐसी कौन सी विधि है जिसमें सबसे कम जल की हानि होती है और सबसे अधिक जल का उपयोग होता है? तो बूंद बूंद सिंचाई विधि इसका आंसर होगा। तो ये अब सिंचाई दक्षता आप समझ गए होंगे कि क्या कहलाता है, कि पौधों के जड़ क्षेत्र में जो जल पहुंच रहा है वो कितनी मात्रा में पहुंच रहा है और कितना नुकसान हो रहा है और कितना फायदा हो रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक फसलों को हानि पहुंचाता है। भारत में सबसे अधिक फसलों को हानि पहुंचाता है। अब यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भारत में सबसे अधिक फसलों को हानि पहुंचाता है, ऑप्शन ए है खरपतवार, ऑप्शन बी कीट, ऑप्शन सी रोग और ऑप्शन डी अन्य। बिल्कुल ये इतना मैं कह सकता हूँ कि इतना महत्वपूर्ण सवाल है, हर बार ये स्टूडेंट इसको गलत करते हैं। देखिए इसका आंसर देना है आपको, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है। जिसने ऑप्शन दिया है, आंसर दिया है बी वाला, उनका गलत है, उनका सही नहीं है, उनका गलत है। जिसने सी दिया है उनका भी गलत है। और जिसने ए आंसर दिया है खरपतवार, उनका बिल्कुल सही जवाब है खरपतवार। जिसने दिया है ए आंसर उनका जवाब है बिल्कुल सही आंसर है खरपतवार। देखो सबसे अधिक जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है वो पहुंचाता है खरपतवार। कितने नुकसान पहुंचाता है? ये लगभग 40% तक पौधों को नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि ये क्या करता है, ये खेत में उगता है, ये पौधों जो हमारी मुख्य फसल होती है उससे ये जगह के लिए भी ये कंपटीशन करता है। जो सिंचाई का जल होता है उससे भी ये कंपटीशन करता है, खाद उर्वरक से भी कंपटीशन करता है। और इनकी जो ग्रोथ होती है वो मुख्य फसल की अपेक्षा अधिक जल्दी होती है और अधिक होती है, और ये फैलते भी ज़्यादा है। इसलिए ये क्या करते हैं, फसलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? खरपतवार पहुंचाता है। अब मैं कुछ कहना चाहूँगा आपको। देखो जो अभी आप जो लाइव क्लास ले रहे हो वो आप ले रहे हो उस चैनल पर ले रहे हो जिसका नाम है एग्री बाई मनोज सर। अब इसी एग्री बाई मनोज सर का एक सब चैनल और है जिसका नाम है इंपीरियल एग्रो क्लासेस, जिसका लिंक, वीडियो का लिंक मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लास्ट में दे दूंगा। तो आप उस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को देखने के बाद जो जैसे ये लाइव क्लास ख़त्म होगी
उसके बाद में एक केमिस्ट्री की लाइव क्लास चलेगी उस पर, जिसमें आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। तो उस क्लास का समय है शाम को 8 बजे चलेगी उसकी लाइव क्लास। तो प्लीज़ वहाँ पर आइएगा आप और केमिस्ट्री की क्लास लीजिएगा, और साथ में उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और वहाँ पे भी हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री का अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं। तो प्लीज़ उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिएगा। देखो ये यहाँ पर लोगो शो हो रहा है, यहाँ पर ये इस प्रकार का इंपीरियल एग्रो क्लासेस का लोगो है। तो यहाँ पर आपको जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? अब जैव उर्वरक मतलब कि जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं या ऐसे उर्वरक जिनमें कुछ जीवित जीवाणु या मुख्य सूक्ष्म जीव होते हैं और वो बिल्कुल इको फ्रेंडली होते हैं, बिल्कुल उनका कोई रासायनिक हानिकारक प्रभाव नहीं होता है, और वो क्या करते हैं, पौधों को अच्छी ग्रोथ प्रदान करते हैं, पोषक तत्व प्रदान करते हैं, वो उर्वरक कहलाते हैं जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर। अब आपको बताना है कि भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर जैव उर्वरक विकसित किए जाते हैं या बनाए जाते हैं और उनका विकास किया जाता है। ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी गाजियाबाद, और ऑप्शन सी जयपुर, और ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। देखो 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड का आपके पास समय, 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय। जिसने आंसर दिया है ऑप्शन ए नई दिल्ली, उनका गलत है, और जिसने आंसर दिया है ऑप्शन बी गाजियाबाद, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और जो जैव उर्वरक विकास केंद्र है वो कहाँ पर है? गाजियाबाद में है। कहाँ पर है? गाजियाबाद में। गाजियाबाद के नाम पर एक पिक्चर भी बनी हुई है, आपने देखा होगा, संजय दत्त की पिक्चर है जिला गाजियाबाद, बहुत ही अच्छी पिक्चर है, कभी समय मिले तो उसको भी देखिएगा। चलिए, अब जैव उर्वरक विकास केंद्र की बात होगी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। अब इसके एक बात और बता देता हूँ कि अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था सुपरवाइज़र का सन 2000, जिनको अभी जॉइनिंग नहीं मिली है, उसमें ये सवाल पूछा गया था कि जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ पर है? तो जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ पर है? गाजियाबाद में, जिला गाजियाबाद। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक बार प्लीज़, अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू सब्सक्राइबर हो तो इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये टॉप चैनल है, एग्रीकल्चर का सबसे बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाला चैनल है ये। तो इसको सब्सक्राइब करिए एक बार और लाइक भी कर दीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे अधिक शाकनाशी और कीटनाशी किस फसल में उपयोग किए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, और अच्छे स्टूडेंट इसमें मात खा जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे अधिक शाकनाशी या खरपतवारनाशी और कीटनाशी और रोगनाशी भी उसमें शामिल हैं। तो ये तीनों ही जो नाशी हैं किस फसल में उपयोग किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी मक्का, और ऑप्शन डी है धान या चावल। देखो 4 ऑप्शन हैं और 4 सेकंड का समय है। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिसने इसका आंसर दिया है डी वाला यानी कि धान या चावल, उनका गलत है, और जिसने दिया है ए यानी कि कपास, वो बिल्कुल राइट है। सबसे अधिक शाकनाशी, कीटनाशी, रोगनाशी किसमें उपयोग किए जाते हैं? कपास में उपयोग किए जाते हैं। किसमें उपयोग किए जाते हैं? कपास में उपयोग किए जाते हैं। अगले सवाल का कमेंट पहले मत करिए, क्वेश्चन को सुनिए आराम से। एक क्वेश्चन में मैं एक से ज़्यादा आपको क्वेश्चन बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा क्वेश्चन से जुड़ी हुई जो एग्जाम में पूछी गई है। आपको कहीं भागकर नहीं जाना है, आराम से इसको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो क्विट करके चले जाइए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सुन रहे हैं तो आपको मैं एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन और बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा। तो उसको वीडियो को ध्यान से सुनिए एक बार। तो सबसे अधिक शाकनाशी, कीटनाशी किस में उपयोग किए जाते हैं? कपास में उपयोग में लिए जाते हैं। और अब इस कपास से मैं आपको 3 क्वेश्चन और बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला तो यह है कि जो कपास है उसकी सबसे पहले संकर किस्म किस देश ने विकसित की थी? कपास की सबसे पहले संकर किस्म किस देश ने विकसित की थी? तो कपास की जो सबसे पहले संकर किस्म विकसित की थी वो की थी भारत ने। कहाँ पर की थी? भारत देश ने सबसे पहले कपास की संकर किस्म विकसित की थी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो बीटी कपास होती है उसमें कौन सा जीन स्थानांतरित किया गया है? तो बीटी कपास में कौन सा जीन स्थानांतरित किया गया है? बेसिलस थ्यूरिजिनेंसिस जीन को स्थानांतरित किया गया है। और उसकी जो पहली किस्म थी या वैरायटी थी, बीटी कपास की जो पहली वैरायटी थी या पहली किस्म थी, उसका नाम था बोलगार्ड। क्या था? बोलगार्ड प्रथम या बोलगार्ड फर्स्ट।
अब क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो कपास बीटी कपास होती है उसको जब हम खेत में लगाते हैं तो उसकी फसल ज्यामिति क्या होती है, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी कितनी होती है। तो पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी रखी जाती है इसमें 100 × 100 सेंटीमीटर। कितनी रखी जाती है? 100 × 100 सेंटीमीटर रखी जाती है। और अब सवाल आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1 हेक्टर में कपास के पौधे कितने लगाए जा सकते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर पौधे को 100 × 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएंगे तो इनका जब क्षेत्रफल निकाल के इनको क्वालिफाई करें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10,000 पौधे। तो बीटी कपास के 1 हेक्टर में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं? 10,000 पौधे। अब देखो मैं एक बार सारे क्वेश्चन वापस से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला सवाल था शाकनाशी कीटनाशी रोगनाशी सबसे अधिक किसमें उपयोग में लिए जाते हैं? सबसे अधिक उपयोग में लिए जाते हैं कपास में। अब दूसरा सवाल ये है कि जो कपास की सबसे पहले जो संकर किस्म विकसित की थी वो किस देश ने की थी? वो विकसित की थी सबसे पहले भारत ने। फिर उसके बाद में दूसरा है कि जो बीटी कपास होती है उसके अंदर कौन सा जीन स्थानांतरित करके उसको विकसित किया था? बेसिलस थ्यूरिजेंसिस। ये सवाल आया हुआ है। फिर इसके बाद में अगला सवाल ये है, आप चाहे तो उसको वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हो बाद में। अगला सवाल ये है कि जो बीटी कपास होती है उसकी पहली किस्म कौन सी थी? बोलगार्ड फर्स्ट। फिर अगला सवाल ये है कि जो कपास होता है उसमें जो बीटी कपास होता है उसमें पौधों को कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो लाइन से लाइन और पौधे की दूरी कितनी होती है? 100 × 100 सेंटीमीटर। मीटर नहीं होती है, सेंटीमीटर होती है। फिर इसके बाद में अगला सवाल ये है कि जो 1 हेक्टर में कपास के कितने पौधे लगाए जा सकते हैं? तो 100 × 100 मीटर के हिसाब से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 10,000 पौधे। कितने आएगा? 10,000 पौधे इसका राइट आंसर होगा। अब एक सवाल और बता देता हूँ मैं आपसे, बहुत से बच्चों को नहीं आता है। 1 हेक्टर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? 1 हेक्टर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? तो 1 हेक्टर में होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर। अब ये सवाल तो आधे बच्चों को आ जाता है कि 1 हेक्टर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, लेकिन अब जो मैं सवाल पूछूंगा ना वो 100 में से या 1000 में से 2 स्टूडेंट ही बता पाते हैं। तो उसका वो सवाल ये है कि 1 हेक्टर में कितने एकड़ होते हैं? 1 हेक्टर में कितने एकड़ होते हैं? अब इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर दीजिएगा। अगला सवाल है, जिसने अभी दे दिया वो ठीक है, बाद में ज़रूर दीजिएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ और ऑप्शन डी जबलपुर। तो ये राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है बताना है। 4 ऑप्शन है और 4 सेकंड का समय है। 4 ऑप्शन है और 4 सेकंड का समय है। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में। डी जिसने दिया है आंसर बिल्कुल राइट है। और जबलपुर पूछ ले जाए कहाँ पर है, तो जबलपुर है मध्य प्रदेश में। जबलपुर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को सोयाबीन उत्पादन की रानी भी बोला जाता है। मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है? सोयाबीन उत्पादन की रानी बोला जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? वो होता है मध्य प्रदेश में। अब देखो ये जो राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान निदेशालय है, इसका पहले नाम था राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र। क्या था? राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र था। तो अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो केंद्र भी जबलपुर में है और निदेशालय पूछ लिया जाए तो निदेशालय भी जबलपुर में है। सेम चीज़ है, आप वहाँ पर कन्फ्यूज़ मत हो जाना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए। कल कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर लाइव क्लास में आप हमें लाइक करने या सब्सक्राइब करने के लिए मत बोला करिए। तो देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हम भी जब इतनी मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं तो हम भी ये चाहते हैं कि कुछ आपका जो सपोर्ट है और आपका जो प्यार है वो कुछ हमें भी मिले, ताकि हम मोटिवेट हो और आपको उससे ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएं और अच्छी मात्रा में आपको ज़्यादा मात्रा में आपको प्रोवाइड करवाएं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको आप कितना पसंद कर रहे हो। इसीलिए हम बोलते हैं। और बेसिक सी बात है, गुरु
आपसे गुरु दक्षिणा भी मांग सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो ये गुरु दक्षिणा वाली बात तो मैंने ऐसे ही बोल दी महाभारत के हिसाब से, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, प्रमाणित बीज बनाया जाता है। प्रमाणित बीज बनाया जाता है। तो अब देखो मैंने बताया था आपको पहले कि जब प्रमाणित बीज को उगाया जाता है या डेवलप किया जाता है या विकसित किया जाता है तो बीज के अलग अलग रूप होते हैं। देखो अब मैं पहले, कमेंट बाद में करिएगा, पहले देख लीजिए इसको। सबसे जो पहला बीज होता है वो होता है मूल केंद्रक बीज, जिसको सामान्य बीज भी बोला जाता है। कौन सा बीज होता है? मूल केंद्रक बीज होता है। फिर मूल केंद्रक बीज को राजकीय सरकारी फार्म या जो एनएससी के जो फार्म होते हैं, नेशनल सीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या नेशनल सीड कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान, ये अलग अलग राजकीय फार्म होते हैं जहाँ पर बीज को विकसित करने का कार्य किया जाता है। तो अभी उससे रिलेटेड भी आपको सवाल बताऊंगा मैं। वीडियो को आप आराम से देखिए, कहीं नहीं जाना है, मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। देखो अब सबसे पहले क्या होता है, जो प्रमाणित बीज होता है ना वो 4 स्टेप से गुजरता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है मूल केंद्रक बीज। मूल केंद्रक बीज को उगाया जाता है और उगाने के बाद में जो हमें बीज प्राप्त होता है वो हमें बीज प्राप्त होता है पंजीकृत बीज। कौन सा बीज प्राप्त होता है? पंजीकृत बीज प्राप्त होता है। वैसे तो पंजीकृत बीज भारत में इसका इतना प्रचलन नहीं है, लेकिन फिर भी इसका नाम लेना जरूरी है। लेकिन जब प्रजनक बीज से पहले भी पंजीकृत बीज से पहले भी एक बीज प्राप्त होता है हमें, मूल केंद्रक बीज उगाया। मूल केंद्रक बीज उगाने के बाद में हमें प्राप्त हुआ प्रजनक बीज। कौन सा बीज प्राप्त हुआ? प्रजनक बीज प्राप्त हुआ। फिर प्रजनक बीज को हमने वापस से उगाया, फिर हमें प्राप्त होगा पंजीकृत बीज। कौन सा बीज प्राप्त होगा? पंजीकृत बीज हमें प्राप्त होगा। सुन लेंगे, इसमें ही आपको समझ में आ जाएगा। फिर पंजीकृत बीज को हमने उगाया, क्योंकि पंजीकृत बीज का चलन भारत में नहीं है तो इसको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। फिर पंजीकृत बीज को उगाया तो उससे हमें प्राप्त हुआ आधार बीज। कौन सा प्राप्त हुआ? आधार बीज प्राप्त हुआ। इसको फाउंडेशन सीड भी बोला जाता है। फिर आधार बीज को हमने वापस से उगाया तो हमें जो संतति लास्ट में निकल के आया वो बीज कौन सा होगा? वो बीज होगा प्रमाणित बीज। वो बीज बिल्कुल प्रमाणित बीज होगा। और राजस्थान में या भारत में प्रमाणित बीज का वितरण कौन करता है? राष्ट्रीय बीज निगम। राष्ट्रीय बीज निगम क्या करता है? प्रमाणित बीज का वितरण करता है। प्रमाणित बीज पर किस प्रकार का टैग लगा होता है? नीले रंग का टैग लगा होता है। अब क्वेश्चन पूछा गया प्रमाणित बीज बनाया जाता है या विकसित किया जाता है, तो प्रमाणित बीज किससे विकसित किया जाता है? आधार बीज से विकसित किया जाता है। अब आधार बीज से कौन सा बीज विकसित होता है? आधार बीज से विकसित होता है प्रमाणित बीज। तो क्वेश्चन आपसे उल्टा, सीधा, आड़ा, तिरछा किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस समय आपको जितना हो सके अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को बिल्कुल ठंडे दिमाग से सॉल्व करना है। ठंडे दिमाग से हर पेपर को, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल ही नहीं करनी है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दूसरी बात यह है कि देखो, जैसे अब ये एक सवाल है, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, ये सवाल है। अब आपको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको पता है कि आधार बीज, पंजीकृत बीज, सामान्य बीज और मूल केंद्रक बीज। इसमें से आपको पता चल गया कि यार सामान्य बीज और मूल केंद्रक बीज तो पक्का नहीं हो सकते हैं, पक्का नहीं हो सकते हैं, ये दो तो बिल्कुल नहीं होंगे। अब इन दोनों में से डर है, तो उस समय आपको रिस्क उठानी है। उस समय बिल्कुल भी आपको पीछे नहीं हटना है, आपको उस समय रिस्क उठानी है, क्योंकि उस समय सही होने के और गलत होने के चांसेस 50-50% रहते हैं। तो उस समय आपको रिस्क जरूर उठानी है। बाकी अगर आपको 3 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठानी है। तो ये कुछ बेसिक से एग्ज़ाम के फंडे हैं, ये भी मैं आपको बीच बीच में सुनाता रहूँगा। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ें होती है। इससे स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने का जो तरीका होता है वो पता चलता है कि एग्ज़ाम में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, किस तरीके से हमें सोल्व करना चाहिए। तो चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है, शुष्क खेती में बीज दर सामान्य दर से कितनी अधिक रखते हैं? अब देखो, शुष्क खेती में बीज दर सामान्य बीज दर से कितनी अधिक रखते हैं? ऑप्शन है 10%, 15%, 25%, 33%। 4 ऑप्शन है और 4 सेकंड का समय है। 4 ऑप्शन है और 4 सेकंड का समय है, आपको आंसर देना है। जी बिल्कुल, जिसने बी आंसर दिया है उनका सही है और जिसने दूसरे आंसर दिए उनका गलत है। शुष्क खेती में बीज दर कितनी रखते हैं? सामान्य बीज दर से 15% अधिक रखी जाती है। सामान्य बीज दर से 15% अधिक रखी जाती है। अब देखो, एक बार जेट में सवाल पूछा गया था कि जो गेहूं होता है उसकी बीज दर कितनी होगी।
अब देखो गेहूं की जो बीज दर होती है वो 3-4 प्रकार से होती है। देखो पहले तो जो बीज दर होती है, सामान्य बीज दर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गेहूं की जो सामान्य बीज दर होगी वो होगी 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि गेहूं की देरी से बुआई के लिए या गेहूं की लवणीय या गेहूं की क्षारीय क्षेत्रों में बुआई के लिए या फिर गेहूं की शुष्क क्षेत्रों में बुआई के लिए कितनी बीज की आवश्यकता होगी, तो वहाँ पर आंसर होगा 120 किलोग्राम। क्या होगा? 120 किलोग्राम वहाँ पर आंसर बिल्कुल राइट होगा, 100 किलोग्राम सही नहीं माना जाएगा। तो सामान्य बीज दर गेहूं की 100 किलोग्राम और जो शुष्क क्षेत्रों में है वो है 120 किलोग्राम। और शुष्क क्षेत्रों में जो बीज की मात्रा रखते हैं वो कितने रखते हैं? 15% अधिक रखी जाती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, डेपोक नर्सरी का संबंध किस फसल से है? डेपोक नर्सरी का संबंध किस फसल से है? ऑप्शन 4 आपके सामने है और ऑप्शन 4 और सेकंड भी 4 हैं। ऑप्शन 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड का समय है। इससे रिलेटेड 3 सवाल और बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं। 4 सेकंड 4 ऑप्शन। देखो जिसने आंसर दिया है ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, धान यानी कि चावल। धान यानी कि चावल क्या होता है? चावल में नर्सरी तैयार की जाती है, क्योंकि बाजरा, गेहूं और कपास में वैसे नर्सरी तैयार नहीं करते। लेकिन सुनिए, बाजरा में एक तकनीक है जिसमें नर्सरी तैयार की जाती है, तो ध्यान रखना है, बाजरा में भी नर्सरी तैयार करते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो कहेंगे सर हमने तो नहीं देखा, क्योंकि आपने तो बहुत सी चीज़ें नहीं देखी लेकिन वो हैं, तो बाजरा में भी नर्सरी तैयार करते हैं। अब देखो डेपोक नर्सरी क्या होती है इसमें मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो क्वेश्चन सुनिए कि जो डेपोक नर्सरी होती है उसमें क्या करते हैं कि एक सिंपल सा एक चैम्बर होता है या कमरा होता है, उसमें एक प्लास्टिक शीट बिछा दी जाती है। क्या बिछा दी जाती है? एक प्लास्टिक शीट बिछा दी जाती है या प्लास्टिक की पॉलीथीन बिछा दी जाती है। कहीं कहीं पर केले के पत्तों का उपयोग भी किया जाता है। फिर उसके बाद में उस पर क्या करते हैं, केले के पत्ते बिछा दिए या प्लास्टिक शीट बिछा दी। फिर उसके बाद में उसके ऊपर लगभग आधा से 1 सेंटीमीटर 1 से 1.5 सेंटीमीटर के समथिंग हम क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, पानी की लेयर या परत बना देते हैं। फिर उसके बाद में उसके ऊपर क्या कर देते हैं, बीज छिड़क देते हैं, यानी कि चावल छिड़क देते हैं। अब इस तकनीक को बोला जाता है डेपोक विधि। अब इसमें जो पौध तैयार होती है वो होती है 11 से लेकर 12 दिन में। 11 से 12 दिन में पौध तैयार हो जाती है और सबसे कम दिनों में इसी विधि से तैयार होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गेहूं की सबसे कम समय में तैयार होने वाली नर्सरी की विधि है, तो वो कौन सी विधि है? वो है डेपोक विधि। डेपोक विधि क्या है? नर्सरी, कम समय में नर्सरी तैयार करने की विधि है। और अभी ये सवाल आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो डेपोक विधि है वो कहाँ पर विकसित की गई, तो वो कहाँ पर विकसित की गई है? IRRI यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, लास वेगस, मनीला, फिलीपींस में। तो सॉरी, लास वेगस नहीं आएगा, मनीला फिलीपींस में विकसित किया गया है। डेपोक नर्सरी को कहाँ पर विकसित किया गया है? मनीला फिलीपींस में इसको विकसित किया गया है। अब डेपोक विधि का संबंध समझ में आ गया आपको? डेपोक विधि क्या होती है? डेपोक विधि में एक प्लास्टिक की शीट बिछाई जाती है या केले के पत्ते बिछाए जाते हैं, उसमें 1 से 1.5 सेंटीमीटर पानी की परत चढ़ाई जाती है, फिर उसके ऊपर चावल छिड़क देते हैं, जिससे क्या होता है कि 11 से 12 दिन में वो अंकुरित हो जाते हैं। फिर उनको हम सीधा ट्रांसप्लांट कर देते हैं। कहाँ पर ट्रांसप्लांट कर देते हैं? सीधा ट्रांसप्लांट कर देते हैं खेत के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर समय थोड़ा लेना चाहूँगा, एक चीज़ और समझाऊंगा, धान और चावल क्या होता है, धान और चावल में क्या डिफरेंस है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए धान और चावल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखो, एक होता है जौ और एक होता है गेहूँ। उनमें जो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है या उनके जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो तो अलग होता ही है, लेकिन अगर आप जौ का छिलका उतारोगे तो उसके अंदर से जो निकलेगा वो लगभग कैसा निकलेगा? वो लगभग निकलेगा गेहूं के जैसा। और गेहूं का पौधा और जौ का पौधा लगभग 90% तक सेम होता है। तो गेहूं और जौ की ये बात हो गई। अब आपके सामने एक दाना पड़ा है गेहूं का और एक दाना पड़ा है जौ का। अब इसी को ऐसे समझिए कि जब तक चावल है, चावल पर जब तक छिलका रहेगा तब तक तो वो क्या कहलाएगा? धान, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पेडी।
तब तक तो वो क्या कहलाएगा, धान कहलाएगा। और जैसे ही हम उसका छिलका उतार देंगे फिर उसको हम क्या कहेंगे, फिर उसको हम कहेंगे चावल। वैसे तो कह तो इसको भी सकते हैं, लेकिन इसका जो टेक्निकल टर्म है वो अलग है, बिल्कुल अलग है। अगर आप प्रोफेशनल क्लास में जाओगे, एमएससी में, बीएससी में जाओगे, तो वहाँ पर राइस कल्टीवेशन आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। अभी भी जो प्रमाणित बुकें हैं वहाँ पर राइस कल्टीवेशन नहीं है, वहाँ पर लिखा हुआ होगा पेडी कल्टीवेशन। क्या होगा, पेडी कल्टीवेशन, PEDDYCULTIVATION, पेडी कल्टीवेशन। तो पेडी अलग होता है और राइस अलग होता है। जब तक उस पर छिलका रहेगा, हस्क रहेगा, तब तक तो वो कहलाएगा धान, और फिर उसके बाद में वो क्या हो जाएगा, चावल। अब एक सवाल और बता दूं आपको, हालांकि मैं एक क्वेश्चन में ज़्यादा सवाल बता रहा हूँ, अब थोड़ा कम बताने की कोशिश करूँगा। अब कभी कभी पूछा जाता है कि चावल में हलिंग परसेंट यानी कि चावल का और भूसे का अनुपात कितना होता है, चावल का और भूसे का अनुपात कितना होता है। तो वो अनुपात कितना होता है, 65%, 65% इसका अनुपात होता है। यानी कि 65% तो उसमें चावल रहता है, धान के अंदर 65% तो चावल रहता है, और बाकी बचा हुआ जो 35% रहता है वो क्या रहता है, वो 35% रहता है छिलका। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, डेपोक नर्सरी में 1 हेक्टेयर की पौध तैयार करने के लिए कितने क्षेत्र की आवश्यकता होती है। डेपोक नर्सरी में 1 हेक्टेयर की पौध तैयार करने के लिए कितने क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए 30 मीटर वर्ग मीटर, ऑप्शन बी 50 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी 80 वर्ग मीटर। तो आपको आंसर देना है इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर मैंने दे दिया था। डेपोक नर्सरी का संबंध किससे है, धान या चावल से है। चलिए अगला सवाल है, ये डेपोक नर्सरी में 1 हेक्टेयर की पौध तैयार करने के लिए कितने क्षेत्र की आवश्यकता होती है। आपको आंसर देना है 30, 50, 80। ऑप्शन वैसे डी भी है 110 वर्ग मीटर, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। तो आप 3 में से बता दीजिए कौन सा आंसर सही होगा, कमेंट करके बताइए। 3 ऑप्शन, 1 सेकंड ज़्यादा दे रहा हूँ, 3 ऑप्शन और 4 सेकंड का समय है आपके पास। जो बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी दिया है, कुछ नहीं दिया है या दिया है, ए ऑप्शन 30 वर्ग मीटर। 30 वर्ग मीटर। डेपोक नर्सरी में कितनी क्षेत्रफल रखते हैं, 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल रखते हैं। तो डेपोक नर्सरी में 1 हेक्टेयर के लिए कितने क्षेत्रफल की जरूरत होती है, 30 वर्ग मीटर की। अगला सवाल है, धान में सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था है। धान में सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था है। अब देखो, क्रांतिक अवस्था पहले मैंने गेहूं की बताई थी, तो गेहूं में बताया था मैंने कि CRI होती है, शीर्ष जड़ फुटान। अब धान की पूछा है, तो धान की अवस्था कौन सी है बताना है आपको। 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड का समय है। 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड का समय है। CRI, बूटिंग, मिल्किंग और दाना बनते समय। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा, जिसने भी बी दिया है बिल्कुल सही है आपका आंसर, बूटिंग। बूटिंग इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। बूटिंग में क्या होता है, बूटिंग स्टेज में होती है, जब गेहूं पहुंच जाता है तो उसमें जो बर्ड्स हैं वो निकलने लगती है, और उसी स्टेज को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। अगला सवाल है, गेहूं का उत्पत्ति स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग जितने भी मीडियम लेवल के एग्जाम होते हैं, PG, JET, ICR, BHU, उसमें ये सवाल पूछा जाता है, क्योंकि बच्चों में कन्फ्यूजन बहुत रहता है। तो ये कन्फ्यूजन आज हम दूर करेंगे। गेहूं का उत्पत्ति स्थान पूछा है यहाँ पर, दक्षिण पश्चिम एशिया, पूर्वी एशिया, जापान और चीन। 4 ऑप्शन, 4 सेकंड का समय। अगर आपको आता है तो आप कमेंट करिए, वरना फिर मैं बताऊंगा आपको। कमेंट करिए एक बार। जिसने भी कमेंट किया है ऑप्शन ए वाला, बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए वाला, दक्षिण पश्चिम एशिया। अब देखो, इसके जो उत्पत्ति स्थान माना जाता है वो दक्षिण पश्चिम एशिया है। अब अगर आपसे दक्षिण पश्चिम एशिया नहीं लिखा हुआ है और ऑप्शन में लिखा हुआ है तुर्की, तो तुर्की भी इसका राइट आंसर है। तुर्की भी इसका राइट आंसर है, दक्षिण पश्चिम एशिया भी इसका राइट आंसर है। अब ऑप्शन में तुर्की भी नहीं है, दक्षिण पश्चिम एशिया भी नहीं है, और वहाँ पर दे दिया आपको एशिया माइनर, तो वो एशिया माइनर भी इसका राइट आंसर है। तीनों ही एक ही जगह हैं, लेकिन उसको घुमा कर दिया गया है। दक्षिण पश्चिम एशिया, वहीं पर तुर्की है, और उसी क्षेत्र को एशिया माइनर बोला जाता है। तो तीनों ही आंसर बिल्कुल राइट है। बच्चा ऐसे कंफ्यूज हो जाता है कि दक्षिण पश्चिम एशिया था या जापान था या पूर्वी एशिया था। तो देखो, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। सारे कंफ्यूजन आपके मैं क्लियर करूँगा, बिल्कुल करूँगा, सारे कंफ्यूज क्लियर करूँगा। और आपकी ऐसी प्रिपरेशन में एग्रीकल्चर में तो गारंटी के साथ देता हूँ कि 40 में से जेट के जो स्टूडेंट हैं और जो ICR के स्टूडेंट हैं, जेट में तो 40 में से 38 की तो गारंटी मैं दे रहा हूँ अभी आपको, लेकिन बशर्ते आपको सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे। अगला सवाल ये है,
किस फसल को कहा जाता है? खाद्यान्न फसलें कौन सी होती है? ये होती है धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा। ये कौन सी फसलें कहलाती हैं? खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। ये किस कुल में आती है? ये घास कुल में आती है। अब कहोगे सर घास कुल तो हमने नाम सुना ही नहीं। तो जो ग्रेमिनी होता है उसी का एक कुल होता है जिसको बोला जाता है पोएसी। क्या होता है? पोएसी, ग्रेमिनी या पोएसी। और उसी को हम क्या बोलते हैं? घास कुल भी बोलते हैं। क्योंकि जो गेहूं या जितने भी खाद्यान्न फसलें हैं उनके जो पौधा होता है उनकी जो बाह्य आकृति होती है वो घास के समान होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? घास कुल बोला जाता है। क्योंकि इनमें जो पत्तियां होती हैं वो अधिक चौड़ी नहीं होती हैं, कम चौड़ी होती है, लंबी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको घास कुल बोला जाता है। अब देखो खाद्यान्न फसलों का राजा किस फसल को बोला जाता है? तो ऑप्शन है धान, ऑप्शन गेहूँ, मक्का और ज्वार। जिसने ऑप्शन का आंसर दिया है बी बिल्कुल राइट आंसर है। आंसर पहले ही दे देते हैं। मानता हूँ आपको आता है, बहुत कुछ आता है, लेकिन सुनिए मैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन और भी बताता हूँ आपको, तो उनको भी ध्यान से सुनिए आप। तो दलहनी फसलों का जो राजा है वो क्या है? गेहूं है। अगला सवाल है खाद्यान्न फसलों की रानी किसे कहते हैं? खाद्यान्न फसलों की रानी किसे कहते हैं? तो इससे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगा। देखिए ये हमारा सब चैनल है, जिस मेन चैनल है इसका नाम है एग्री बाई मनोज सर। अब इसका एक चैनल और है जहाँ पर इसी प्रकार की लाइव क्लासेस चलती है बायोलॉजी और केमिस्ट्री की, तो आप उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिएगा। वहाँ पे भी बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। बायोलॉजी के जो टीचर है वो है राजकुमार नागर सर, उनके द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। और केमिस्ट्री के टीचर जो है डॉक्टर प्रवीण सिंह, उनके द्वारा करवाया जाता है। तो प्लीज़ आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और इसी के साथ में उस चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। तो उस चैनल का नाम है इम्पीरियल एग्रो क्लासेस। इस प्रकार का आपको लोगो वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। तो जो खाद्यान्न फसलों की जो रानी है वो क्या है? मक्का है। मक्का क्या कहलाती है? खाद्यान्न फसलों की रानी कहलाती है। अगला सवाल है मक्का का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? मक्का का उत्पत्ति स्थान कौन सा? ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी मैक्सिको और ऑप्शन डी जापान। तो जो मक्का का उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है? मक्का का उत्पत्ति स्थान बताना है आपको जल्दी से। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है। जिसने ऑप्शन आंसर दिया है मैक्सिको, बिल्कुल राइट आंसर है। मैक्सिको क्या है? मैक्सिको मक्का का उत्पत्ति स्थान है। अब देखो मैक्सिको के बारे में आपको एक बहुत अमेजिंग तथ्य बताता हूँ। मैक्सिको एक देश भी है और मैक्सिको एक सिटी भी है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैक्सिको देश भी है, मैक्सिको सिटी भी है, और मक्का का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? मैक्सिको। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो विश्व में सबसे अधिक जो मक्का का उत्पादन होता है वो होता है अमेरिका में। वो क्या होता है? अमेरिका में होता है। और मक्का को क्या बोला जाता है? मक्का को बोला जाता है अमेरिका की रीढ़, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। अगला सवाल है, यहाँ पर पूसा आएगा, पूस नहीं आएगा। पूसा बैसाखी किस फसल की किस्म है? पूसा बैसाखी किस फसल की किस्म है? इतनी इंपॉर्टेंट वैरायटी है कि इसकी क्वेश्चन आते ही रहते हैं बार बार इसका, कि पूसा बैसाखी किसकी किस्म है, पूसा बैसाखी किसकी किस्म है। तो ऑप्शन है मूंग, ऑप्शन बी मोट, ऑप्शन सी चना और ऑप्शन डी अरहर। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है, आंसर देना है आपको। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है। जिसने आंसर दिया है मूंग, ऑप्शन ए वाला, उनका सही है। जिसने आंसर दिया है मूंग, बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मूंग मोट और उड़द है, उनके वैज्ञानिक नाम पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं और वही पूछे जाते हैं। बच्चा वहाँ पर ऑप्शन में पूछा जाता है विग्ना मूंगो किसका नाम है, मूंग का कर देता है। विग्ना मूंगो मूंग का नाम नहीं है, मूंग का नाम तो विग्ना रेडिएटा है। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो हॉर्टिकल्चर में जो साइंटिफिक नेम है, जिसमें नींबू का भी है, जिसमें संतरे का भी है, किन्नों का भी है, इनको भी ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है, ये कंफ्यूज करते हैं आपको, ये कंफ्यूज करते हैं। इसीलिए ये ही साइंटिस्ट नेम वो बार बार घुमा के पूछता है आपसे, तो इनको जरूर पढ़िएगा। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो जेट ICAR BHU की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट, मैं कंफर्म लिख के दे रहा हूँ आपको कि 3 तो साइंटिफिक नेम पूछे जाएंगे आपसे, और कम से कम 3 आपसे इंस्टीट्यूट पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो इंस्टीट्यूट और साइंटिफिक नेम को कंप्लीट याद कर लीजिएगा, और 2 वेराइटीज़ पूछी जाएगी। ये मैं श्योर बिल्कुल 100% गारंटी के साथ आपको लिख के दे रहा हूँ कि 3 इंस्टीट्यूट और
3 साइंटिफिक नेम, चाहे वो 3-5 हो सकता है या 3-2 हो सकता है, 1-2 का डेटा पीछे आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी पुराने पेपर हैं उनको मैंने ऑब्जर्व किया है और मैंने देखा है कि इनमें साइंटिफिक नेम और जो इंस्टीट्यूट है वो पूछे ही गए हैं। चाहे किस में आपसे पूछे नहीं पूछे, लेकिन साइंटिफिक नेम और इंस्टीट्यूट तो पूछेगा ही पूछेगा आपसे, तो उनको जरूर याद करिएगा आप। अगला सवाल है, मोटे अनाजों का राजा किस फसल को बोला जाता है? मोटे अनाजों का राजा किस फसल को बोला जाता है? 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है। जवार, मक्का, धान, गेहूं। जवार, मक्का, धान, गेहूं क्या है? जवार, मक्का, धान, गेहूं, इसको क्या बोला जाता है? मोटे अनाजों का राजा है। 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड का समय है, बताइए। जिसने ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। जवार को क्या बोला जाता है? जवार को बोला जाता है मोटे अनाजों का राजा। जवार को क्या बोला जाता है? मोटे अनाजों का राजा बोला जाता है। जवार को मोटे अनाजों का राजा बोला जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दालों का राजा किस फसल को बोला जाता है? दालों का राजा किस फसल को बोला जाता है? तो दालों का राजा बताना है आपको किस फसल को बोला जाता है। 4 ऑप्शन है और 4 सेकंड का समय है मात्र आपके पास। 4 सेकंड का समय है। मूंग, मोट, चना, अरहर बताना है आपको। मूंग, मोट, चना, अरहर। आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बता सकते हैं कि आपको समय अगर कम मिल रहा है तो बढ़ा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दालों का राजा किस फसल को बोला जाता है? मूंग, मोट, चना, अरहर बताना है। दालों का राजा बोला जाता है चना को। चना को क्या बोला जाता है? दालों का राजा बोला जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, चने में प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है? 16, 21, 28 और 31%। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चने में प्रोटीन की मात्रा सटीक आंसर है इसका और पूछा जाता है, इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि इसका आंसर सटीक है। बताना है आपको। 4 सेकंड का समय है। जिसने भी इसका आंसर दिया है बी, लगभग जिसने बी आंसर दिया है बिल्कुल राइट आंसर है 21%। चने में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 21% होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आईसीआर की स्थापना कब हुई थी और ये कहाँ पर स्थित है? आईसीआर की स्थापना कब हुई थी और ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। 1905 बिहार, 1929 नई दिल्ली, 1950 जोधपुर और 1960 चित्तौड़गढ़। थोड़े मैंने ऑप्शन थोड़े फनी डाले हैं ऐसे ही, तो आपको वैसे तो आंसर दिख ही रहा होगा, बताइए। जिसने आंसर दिया है पहला वाला उनका गलत है, जिसने दूसरा दिया है वो सही है। 1929 में क्या हुआ था? नई दिल्ली में आईसीआर की स्थापना हुई थी। आईसीआर की स्थापना कब हुई थी? 1929 में नई दिल्ली में हुई थी। आईसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। एग्रीकल्चर नहीं होता है, वो होता है एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी होती है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं होती है। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम है। देखो पहले जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, वो पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत, पूरे इंडिया में एक ही थी, जिसका नाम था सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर। लेकिन अब 2 यूनिवर्सिटीज़ और बढ़ गई हैं। अब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो टोटल कुल मिलाकर 3 हो गई है, जिसमें से एक तो है सीतापुर बिहार में और एक है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी में। तो देखो 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गई है अब। एक तो है इम्फाल मणिपुर में, एक है झांसी मध्य प्रदेश में, झांसी उत्तर प्रदेश में है शायद, और एक है सीतापुर बिहार में, समस्तीपुर बिहार में। तो ये 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं तो कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। आप वहाँ पर कंफ्यूज होकर एक मत कर देना। जिसके पास भी पुराने नोट्स हैं उनको अपडेट करिए। आप कहीं उसके चक्कर में, पुराने नोट्स के चक्कर में आप अपने जो सिलेक्शन है उसको खो बैठेंगे। नए नोट्स लीजिए और नए अपडेट डाटा से अपडेट रहिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जूनागढ़ गुजरात, बीकानेर राजस्थान, जयपुर राजस्थान, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है, कमेंट करके बताइए। जिसने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन ए दिया है जूनागढ़ गुजरात, उनका आंसर बिल्कुल सही है। उनका आंसर बिल्कुल सही है। जो मूंगफली अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? मूंगफली अनुसंधान केंद्र है जूनागढ़ गुजरात में। कहाँ पर है? जूनागढ़ गुजरात में मूंगफली अनुसंधान केंद्र है। और ये भारत का सबसे पहला अनुसंधान केंद्र है। भारत का सबसे पहला अनुसंधान केंद्र है। अगर आपसे पूछ गया जाए कि भारत का सबसे पहला अनुसंधान केंद्र कौन सा था, तो भारत का सबसे पहला जो अनुसंधान केंद्र था वो था मूंगफली अनुसंधान केंद्र। कौन सा था? मूंगफली अनुसंधान केंद्र था भारत का सबसे पहला अनुसंधान केंद्र।
एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले कि ये हमारा मेन चैनल है। एक हमारा चैनल और है जिस पे बायोलॉजी और केमिस्ट्री की मोस्टली क्लासेस अपलोड होती है, जिसका नाम है इंपीरियल एग्रो क्लासेस। ये यहाँ पर शो हो रहा है। उस चैनल को ज़रूर से आप सब्सक्राइब करिएगा, उस चैनल पर भी अपना सपोर्ट दिखाइएगा। उस पर भी लाइव क्लासेस चलती है बायो और केमिस्ट्री की, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करिए। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस चैनल को भी सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। और ये आज की क्लास मेरे को लगता है यहीं पर बंद करनी पड़ेगी अब। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 था। अब मुझे नहीं लगता कि मैंने सिर्फ आपको 30 ही क्वेश्चन बताए। मैंने इस वीडियो में आपको कम से कम एक क्वेश्चन में मैंने आपको कम से कम 5 क्वेश्चन बताए हैं। तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चन होते हैं 150। इस वीडियो को एक बार ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आप अभी तक देख लिया है तो कोई बात नहीं, 1-2 बार आप देखोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन में मैंने आपको 5-5 क्वेश्चन बताए हैं और ये सारे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन हैं और पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपना प्यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाइएगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, एग्री बाय मनोज सर को, यह टॉप चैनल है। और साथ में वीडियो को लाइक करिए और फिर हम मिलेंगे एक नई लाइव क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।